हो गए हैं, अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि योगेंद्र यादव द्वारा 7 और 8 अक्टूबर को दिए गए नामों के बावजूद वे नाम अभी भी मौजूद हैं। और प्रशांत भूषण ने योगेंद्र यादव के हलफनामे का हवाला दिया है और प्रशांत भूषण कह रहे हैं यहाँ पर कि हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने कोई सुधार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जबकि वहां पर योगेंद्र यादव ने अपनी बात रखी थी। प्रशांत भूषण आगे दलील देते हैं कि हमें आज तक भी नहीं बताया गया है, ना ही पता चला है कि जो 21 लाख लोग जोड़े गए हैं उनमें से कितने पहले से सूची में थे या नए जोड़े गए थे। यानी क्या ये जो 21 लाख नाम जोड़े गए वो नए नाम हैं या सूची में पहले से थे? इनमें से कितने लोग नए हैं, कितने लोग पहले से थे या नहीं थे, तो फिर क्यों नहीं थे, ये सारी बातें क्यों नहीं बताई गई हैं। और प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से पारदर्शिता का लगातार अभाव रहा है और यहां तक कि डेटा को मशीन रीडेबल रूप में पेश भी नहीं करने का दिया जा रहा है, न कि मतलब जो मशीन रीडेबल डाटा होना चाहिए वो नहीं है और इससे इनकार किया जा रहा है। और क्यों इनकार किया जा रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? मशीन रीडेबल के रूप में बदलने में बहुत मेहनत और समय लगता है। वो कमलनाथ के फैसले का हवाला दे रहे हैं। यहाँ पर कमलनाथ के फैसले का हवाला है, प्रशांत भूषण ने कमलनाथ फैसले के पारा 29 और 30 का हवाला दिया है। अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। और सीधे हम सुप्रीम कोर्ट ले चलते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उसी का जिक्र यहां हम कर रहे हैं। वहां दलीलें पेश की जा रही हैं, दलीलों को हूबहू आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां प्रशांत भूषण अपनी बात रख रहे हैं। अमलेंदु जी, क्या कुछ चल रहा है? हाँ बिल्कुल राजीव जी, जो अब जो फॉर्म दी जा सकती है और मशीन रीडेबल फॉर्मेट जो है उसको लेकर जो कमलनाथ के जजमेंट का हवाला दिया उन्होंने प्रशांत भूषण ने। और फिर प्रशांत भूषण ने कहा कि इसमें ये नहीं कहा गया है कि प्राइवेसी की चिंता जो है चुनाव आयोग को इसे मशीन रीडेबल मोड में देने से रोकती है। इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि ये मैनुअल उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है, पिटीशनर इसे खुद कर सकता है, इससे किसी भी तरह के प्राइवेसी पर असर नहीं पड़ता है। अगर वह कहते हैं कि फ़ोटो से प्राइवेसी पर असर पड़ता है तो वोटर लिस्ट भी ना दें, क्यों देते हैं वोटर लिस्ट भी अगर प्राइवेसी पर असर पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मैनुअल जो फिर से कह रहा है कि हमें ये जानकारी नागरिकों को देनी होगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डालने से प्राइवेसी का उल्लंघन होगा? ये बिल्कुल बकवास तर्क है। और आखिरी मुद्दा सोशल ऑडिट का है। यहाँ रहने वाले मरने वाले लोग कौन हैं, यह पता लगाने का सबसे असरदार भरोसेमंद तरीका उस पोलिंग बूथ की ग्राम सभा है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पर सीधे सीधे प्रशांत भूषण जो है वो अपनी बात रख रहे हैं और साफ साफ जिन चीज़ों का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, जो हवाला दे रहे हैं, उसमें वो निजता की चिंता का भी जिक्र कर रहे हैं। मशीन रीडेबल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा नाम रखा गया है, काटा गया है, क्या है ये आप पहले बता तो दीजिए, कैसे, क्यों आखिर हमारा नाम काटा गया है और काटा गया है तो किस दम पे काटा गया है, ये सारी बातें यहाँ प्रशांत भूषण रखते हुए। और कह रहे हैं कि इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि निजता की चिंता चुनाव आयोग को इसे मशीन रीडेबल रूप में देने से रोकती है, बल्कि इसमें सिर्फ इतना कहा गया है। ये एक्चुअली कमलनाथ का जिक्र कर रहे हैं, कमलनाथ के केस का हवाला दे रहे हैं और जिसमें कहा गया है कि यहां अगर प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी की बात हो, खासकर प्राइवेसी की बात हो, जिसमें निजता की चिंता की बात है, तो चुनाव आयोग को इसे मशीन रीडेबल रूप में देने से नहीं रोकती है। और बल्कि इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि यह नियमावली उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती, याचिकाकर्ता इसे स्वयं कर सकते हैं। इससे निजता किसी भी तरह प्रभावित नहीं होती है। अगर चुनाव आयोग कहता है कि तस्वीरों से निजता प्रभावित होती है तो मतदाता सूची भी न दें। अगर चुनाव आयोग ऐसा कहता है कि तस्वीरों से निजता प्रभावित होती है तो मतदाता सूची ही ना दे चुनाव आयोग। लेकिन प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नियमावली में फिर कहा गया है, यानी उनकी जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है, रूल बुक में कहा गया है कि हमें ये जानकारी नागरिकों तक पहुंचानी होगी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसे मशीन रीडेबल रूप में देने से निजता का उल्लंघन होगा? ये बिल्कुल बेतुका तर्क है। ये बात यहां पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेतुका तर्क है जो यहां पर चुनाव आयोग पेश कर रहा है। और आखिरी मुद्दा सामाजिक अंकेक्षण का है, कह रहे हैं यहां प्रशांत भूषण। यह पता लगाने का सबसे प्रभावी विश्वसनीय तरीका है कि यहां रहने वाले और मरने वाले लोग कौन हैं,
उस मतदान केंद्र की ग्राम सभा द्वारा ही किया जाता है कि कौन जिंदा है, कौन मर गए, कौन इस दुनिया से चला गया, ये वहां की ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। प्रशांत भूषण यहां बताते हैं कि बीएलओ ग्राम सभा से मिलकर सामाजिक अंकेक्षण कर सकता है और नाम पढ़कर सर्वेक्षण करे। अगर कोई नाम पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो इसका मतलब है कि अमुक व्यक्ति बाहर चला गया है और उसे सूची से हटा दिया गया है। यह सब बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको इतना ज्यादा क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, ये बात यहां प्रशांत भूषण कह रहे हैं। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, प्रशांत भूषण यहाँ कह रहे हैं कि इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया जा रहा है, और ये दूसरा जो चुनाव आयोग है वो अपने ही जो उसके नियम है उनका पालन नहीं कर रहा है, जो उसका अपना मैनुअल है उसका पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो बीएलओ है वो ग्राम सभा से मिलकर सोशल ऑडिट कर सकता है और नाम पढ़कर सर्वे कर सकते हैं कि अगर कोई नाम जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब है कि फला व्यक्ति को लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह जब बीएलओस के लिए बात कही गई तो यह बात की इतनी जल्दी में किया जा रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी में जो किया जा रहा है तो ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये उन्होंने कहा। और प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग जो मैनुअल फिर से कह रहा है कि हमें ये जानकारी नागरिकों को देनी होगी, जो भी जानकारी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डालने से प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, ये बिल्कुल एक बकवास तर्क है। ये प्रशांत भूषण ने राजीव जी कहा सुप्रीम कोर्ट से, और अभी भी प्रशांत भूषण अपने तर्क रख रहे हैं। जी, प्रशांत भूषण अपने तर्क रख रहे हैं और बीएलओ का जिक्र कर रहे हैं। प्रशांत भूषण कह रहे हैं आज सुबह जब बीएलओ का मामला उठाया गया फर्स्ट हाफ में, तो ये बात सामने आई कि ये काम इतनी जल्दी में किया जा रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी में जिसकी ज़रूरत नहीं है वो काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी आप एसआईआर करवा रहे हैं और 1 महीने का समय, ठीक है आपने सप्ताह भर का समय बढ़ा दिया, लेकिन उससे क्या लेना देना, सप्ताह भर बढ़ाएं या आप 15 दिन बढ़ाएं, लेकिन जो काम साल 2 साल में होना चाहिए वो काम आप तत्काल करवाना चाह रहे हैं, 1 महीने के अंदर करवाना चाह रहे हैं। उसमें पारदर्शिता कहाँ है, यानी ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? आप निजता का हवाला दे रहे हैं, प्राइवेसी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेसी के मामले में वो फिर पढ़ते हैं कमलनाथ का केस, उसका हवाला देते हैं और कहते हैं उस केस के भी उसमें जो फैसला है उसमें भी निजता की बात कही गई, कहा गया है कि इसमें इसको सार्वजनिक किया जा सकता है। चुनाव आयोग अगर कहता है कि लिस्ट हम सार्वजनिक नहीं करेंगे तो फिर आखिर क्यों कह रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो यहाँ हर ढंग से चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश प्रशांत भूषण कर रहे हैं और प्रशांत भूषण लगातार अभी लंच से पहले और फिर लंच के बाद, जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले जैसे ही सुनवाई शुरू हुई है, वैसे प्रशांत भूषण ने दनादन अपनी दलीलें पेश करना शुरू कर दी हैं। तो मामला दोस्तों, जो साथी बाद में जुड़े हैं, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मामला जो है वो सीधे सीधे चुनाव आयोग से कैसे घिरा हुआ चुनाव आयोग, एसआईआर को लेकर, एसआईआर पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव सुधार को लेकर एक बड़ी बहस होने वाली है संसद में 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है उसमें दलीलें जो पेश की जा रही हैं प्रशांत भूषण की तरफ से, उनसे पहले बृंदा ग्रोवर ने और फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने, उनसे पहले कपिल सिब्बल ने, गोपाल शंकर नारायण ने, इन सब ने अपनी अपनी दलीलें पेश की हैं और इन दलीलों से साफ समझ में आ रहा है कि इसकी जो लीगलिटी है, इसकी जो संवैधानिकता है, उस पर ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 327 नियम बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं देता है, बल्कि चुनाव आयोग के लिए नियम बनाने का अधिकार संसद को देता है, संविधान का आर्टिकल 327। तो अगर संविधान चुनाव आयोग को अधिकार न देकर संसद को अधिकार कानून बनाने का देता है और सबके लिए ओवरऑल हिंदुस्तान के लिए अगर कानून बनाना है तो ये संसद का काम है, संसद बनाती है। तो फिर चुनाव आयोग अपने नियम कैसे बना रहा है? आप याद कीजिए अमलेंदु जी की बृंदा ग्रोवर ने कहा था कि ये जो गणना फॉर्म भरवाया जा रहा है, यानी एनुमरेशन फॉर्म जो जमा करवाया जा रहा है, जो आप भरते हैं बीएलओ के जरिए जो मिलता है, वो फॉर्म भी इलीगल है, वो फॉर्म लीगल नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म भी बनाने का काम संसद का है। ये इस फॉर्म को आखिर किसने बना लिया, किससे पूछ के बना लिया, ये बात भी कल कही गई है। तो बहुत बुरी तरह घिरा हुआ, परसों कही गई, बहुत बुरी तरह घिरा हुआ यहां चुनाव आयोग नजर आ रहा है। लेकिन चर्चा यानी दलीलें, सुनवाई जो कह लीजिए, वो वहां सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ आ रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे क्या कुछ चल रहा है वहां, प्रशांत भूषण क्या कुछ रख रहे हैं दलीलें अपनी? प्रशांत भूषण ने एक दलील ये भी रखी राजीव जी कि राजस्थान में ये सोशल ऑडिट किया गया था, जिस सोशल ऑडिट की बात प्रशांत भूषण ने कही, ये किया गया था, उससे 7 लाख जो है वो सुधार हुए।
लेकिन उनका कहना है, प्रशांत भूषण का, कि मैनुअल में ऐसा कहने के बावजूद आपत्तियां और दावे वेबसाइट पर नहीं डाले गए हैं। यानी जो आपत्तियां आई और जो दावे आए वो वेबसाइट पर नहीं डाले गए हैं मैनुअल, जबकि जो चुनाव आयोग का मैनुअल है वो साफ तौर पर इस बात को कहता है। तो ये अपने ही मैनुअल का प्रोटोकॉल जो है उसको नहीं मान रहा है चुनाव आयोग, और गड़बड़ियाँ कर रहा है एक तरीके से प्रशांत भूषण ये कहना चाहते हैं। और राजीव जी, कल ये बात आई थी कि फॉर्म 6 हो, चाहे फॉर्म 7 हो, चाहे फॉर्म 8 हो, ये सब संसद के द्वारा पारित कानून से बने हुए हैं, संसद ने ये तय किया है। तो बिना संसद की अनुमति के चुनाव आयोग ने इम्यूनरेशन फॉर्म किस तरीके से तैयार कर लिया, वो नियम उसने कैसे बना लिए? कानून बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। चुनाव आयोग संसद द्वारा पारित कानून के तहत एक स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। वो स्वतंत्र पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव उसको करवाना है, जो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ तो जो है वो खुद ही एक पक्ष बना जा रहा है। तो ये आरोप जो है वो विपक्ष के हैं, और याचिकाकर्ता जो पहुंचे हैं उनके भी यही आरोप हैं। प्रशांत भूषण एडीआर की तरफ से राजीव जी बहस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत भूषण ने यहाँ ये भी कहा, एक तो राजस्थान का जिक्र किया उन्होंने कि 7 लाख करेक्शन वाली बात थी, 7 लाख नाम करेक्ट किए गए, उसमें सुधार किया गया, लेकिन उसके मैनुअल जो है वो कहाँ हैं। दूसरा, यहाँ प्रशांत भूषण ने कहा कि 5 लाख डुप्लीकेट वोटर आ गए थे और एसआईआर प्रक्रिया के बाद ये संख्या और बढ़ गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कौन लोग हैं और कौन बाहर चले गए, ये पता लगाने का सबसे विश्वसनीय तरीका ग्राम सभा या वार्ड सभा करना चाहिए। इसलिए बीएलओ कहता है कि मैं इस मतदान केंद्र का सोशल ऑडिट करूंगा, वहां वो एक एक करके नाम पढ़ता है। अगर वो बाहर चले गए हैं तो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और नाम हटाए जा सकते हैं। यानी यहां पर साफ साफ ये बता रहे हैं कि कैसे यहां जो गड़बड़ियां हैं, जो धांधली हो रही है, जिस पारदर्शिता की मांग लगातार हो रही है, उसको कैसे यहां पर कंट्रोल किया जाए और कैसे यहां पारदर्शी बनाया जाए इस पूरी प्रक्रिया को, ये बात यहां कही जा रही है। तो एक तरफ ये पूरी की पूरी प्रक्रिया गैर संवैधानिक है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी कैसे आप गैर जो नियम का पालन जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये बात यहां पर बोली जा रही है कि नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं आप, ये बातें यहां पे आ रही हैं। तो अभी लगातार प्रशांत भूषण अपनी बात रखते हुए, अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल। कह रहे प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि नए सिरे से वेरिफिकेशन बहुत ध्यान से करना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग नागरिकता का वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। दूसरी समस्या ट्रांसपेरेंसी की पूरी कमी है और कोई सोशल ऑडिट भी नहीं है। ये बेसिक समस्याएं हैं इस एसआईआर के साथ। ये प्रशांत भूषण ने अभी अपना तर्क एक और जो है वो दिया है राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत भूषण अपना तर्क लगातार दे रहे हैं। प्रशांत भूषण जो कह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात की मैनुअल का जिक्र कर रहे हैं, नियमावली का जिक्र कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि मैनुअल में ऐसा कहने के बावजूद आपत्तियां और दावे वेबसाइट पर नहीं डाले गए हैं, जबकि 7 लाख करेक्शन किए गए थे राजस्थान में। इसका जिक्र यहां वो बार बार कर रहे हैं प्रशांत भूषण। और उसके बाद प्रशांत भूषण यही नहीं रुकते हैं, वो आगे भी अपनी दलील रख रहे हैं, यहां पर दलीलें पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं नए सिरे से सत्यापन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। नए सिरे से आप जिस ढंग से यहां सत्यापन कर रहे हैं वो सही नहीं है। और सबसे पहले तो नागरिकता सत्यापन उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरी समस्या पारदर्शिता का है, यानी कि पहली समस्या जो है वो नागरिकता के सत्यापन का काम आप कर रहे हैं। चुनाव आयोग नागरिकता चेक कर रहा है, तो किसी की भी नागरिकता को चेक करने का काम चुनाव आयोग का नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जो है, सेकंड यहाँ टेंशन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी है, पारदर्शिता की। दूसरी समस्या पारदर्शिता की है, पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है और कोई सामाजिक ऑडिट भी नहीं होता है। ये मूल समस्याएं हैं। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि कोई सामाजिक ऑडिट नहीं है, पारदर्शिता का अभाव है। और प्रशांत भूषण ने अपनी बात को यहाँ कंक्लूड किया है। अमलेंदु जी, इन बातों के साथ प्रशांत भूषण ने अपनी बात को कंक्लूड किया है और साफ साफ कह रहे हैं कि आप सबसे पहले बिहार में जो आपने इतने नाम 21 लाख 22 लाख नाम बढ़ा दिए, जोड़ दिए, ये नए हैं पुराने हैं, कौन है वो बताइए। दूसरी चीज है 65 लाख लोगों के नाम आपने बिहार में काटे, वो कौन लोग हैं, उनको आपने बताया क्या? अगर नहीं बताया है तो क्यों, कब बताएंगे आप? और इसका नाम आप सार्वजनिक आपने क्यों नहीं किया? कितने नाम इसमें ऐसे थे जो बाहर चले गए? ये सारी बातें यहां रखते हुए इन सब के बीच उन्होंने 3 अलग अलग फैसलों का हवाला दिया। एक तो
एक फैसला जो सबसे ज्यादा चर्चा में लाल बाबू वाला फैसला जो है वो, दूसरा फैसला बरुआ का असम वाला और तीसरा कमलनाथ का। इन 3 फैसलों का यहाँ जिक्र किया है प्रशांत भूषण ने। और प्रशांत भूषण इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान में 7 लाख नाम अगर करेक्शन उनके किए गए तो मैनुअल के आधार पर इसमें आपत्तियां अगर किसी ने की थी और इसको वेबसाइट पे डालना चाहिए था, दावे और आपत्तियां, लेकिन आपने वेबसाइट पे नहीं डाले, जो आपके ही नियम का उल्लंघन है। यानी आप खुद अपने नियमावली का, अपने मैनुअल का, अपनी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी ये कर रहे हैं। और एडवोकेट शोएब आलम जो हैं वो अब खड़े हुए हैं अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन अभी बेंच जो है वो आपस में डिस्कस कर रही है। आप देख भी सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची जो हैं वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और जो प्रशांत भूषण ने तर्क रखे हैं उन्हीं के आधार पर कुछ डिस्कस कर रहे होंगे कि चुनाव आयोग को कैसे बचाया जाए या किस तरीके से मामले को निपटाया जाए। ये शायद कुछ निकाल रहे होंगे तरकीब, जो भी हो, या ये सोच रहे होंगे कि जो प्रशांत भूषण ने तर्क रखे हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं, कितने उचित हैं, कितने अनुचित हैं, इस पर भी विचार कर रहे होंगे। लेकिन बहुत गंभीर मुद्रा में दोनों समय विचार करते हुए राजीव जी दिखाई पड़ रहे हैं। एडवोकेट शोएब आलम खड़े हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उनकी बात अभी शुरू नहीं हुई है। प्रशांत भूषण अपनी बात रख चुके, और प्रशांत भूषण ने जो महत्वपूर्ण बातें रखी उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी, एक तो चुनाव आयोग को नियम बनाने का अधिकार नहीं है, जो उन्होंने आगे बढ़ाया, जो बातें कही थी अभिषेक मनु सिंघवी ने। इसी के साथ साथ ये भी कहा प्रशांत भूषण ने कि भाई ये इनका जो अपना मैनुअल है ये उस मैनुअल का भी पालन नहीं कर रहे हैं। आप एक तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र का तो उल्लंघन कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपका मैनुअल है आप उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं और उस मैनुअल को भी आप नहीं मान रहे हैं। तो उस मैनुअल के अनुसार आपको जनता को जानकारी देनी है। तो प्राइवेसी का मसला जो है वो कोरी बकवास है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। अब एडवोकेट शोएब आलम जो है उन्होंने अपनी बात रखना शुरू कर दी है। जी, एडवोकेट शोएब आलम भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। और इनसे पहले प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखी। प्रशांत भूषण की दलीलों को हमने आप तक पहुंचाया और इसके बाद अब एडवोकेट शोएब आलम अपनी बात रख रहे हैं। आज इधर योगेंद्र यादव भी आज मौजूद हैं वहाँ पे, और योगेंद्र यादव भी चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ समय मिले। तो ये लगातार चल रहा है अमलेंदु जी, और हम उम्मीद यही करते हैं कि उनको भी समय दिया जाएगा। लेकिन एडवोकेट शोएब आलम जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 21/3 का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लगातार चिंता का विषय है। जस्टिस बागची ने 21(3) के तहत ईसीआई की शक्ति का मुद्दा भी उठाया और ये उनके पास एकमात्र निष्कासन बटन है। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्शन बटन दे हैव, ये कह रहे हैं एडवोकेट शोएब आलम कि यही है जिसका, और ये चिंता का विषय है कि आप इसका यानी जो धारा 21(3 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसकी धारा 21/3 जो है वो उसकी गंभीरता को यहाँ समझने की ज़रूरत है। उसका उल्लंघन कर रहा है चुनाव आयोग, ये बात कह रहे हैं एडवोकेट शोएब आलम यहाँ पे अमलेंदु जी। बिल्कुल वो कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि एक नॉन ऑब्स्टेंटियस क्लॉज जो है, भले ही आप इसे किसी प्रोविज़न के बारे में इस्तेमाल करें, बाकी एक्ट पर यह लागू नहीं होगा, सिर्फ खास प्रोविज़न पर लागू होगा। तो जिस 21(3) के ईसीआई की शक्ति का मुद्दा है उसके आधार पर जो ये बचना चाहता है चुनाव आयोग, तो उस पर बच नहीं सकता है। और ये जो है एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज जो है, भले ही आप इसे किसी प्रोविज़न के बारे में इस्तेमाल करें, बाकी एक्ट पर ये लागू नहीं होगा। तो जो शक्तियाँ जो चुनाव आयोग को हैं 21(3) के तहत, वो बाकी सब चीज़ों पर नहीं होंगी। उसको एक खास परिस्थिति है, उसमें ही उसको वो अधिकार हासिल है। एक तरीके से शोएब आलम का ये कहना है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का हवाला सबने दिया है और उसमें भी 21(3) को लेकर लगातार बातें होती रही हैं। उसकी धारा 21/3 इसको लेकर लगातार अपनी अपनी बातें, और अभी एडवोकेट शोएब आलम जो कह रहे हैं कि ये एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, और लेकिन इसके बाद भी भले ही आप इसका उपयोग किसी प्रावधान के संबंध में करते हैं, अधिनियम के बाकी हिस्सों पर ये लागू नहीं होगा और केवल विशिष्ट प्रावधान पर ही ये लागू
लागू होगा, ये बात यहाँ पे कही जा रही है एडवोकेट शोएब आलम की तरफ से, शोएब आलम की तरफ से, और याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। एडवोकेट शोएब आलम यहाँ पे हैं और अब वो अपनी बात रख रहे हैं, प्रशांत भूषण अपनी बात रख चुके हैं, और दोनों जज, चाहे जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और दूसरे जॉय माल्या बागची, दोनों बहुत गंभीरता से आज इस पूरे मसले को सुन रहे हैं। आपने देखा था कि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थी इससे पहले, तो सूर्यकांत को थोड़ी झपकी आ गई थी, थोड़ा नींद आने लगी थी, तो वो भी काफ़ी चर्चा में है। तो जस्टिस सूर्यकांत आज गंभीरता से सुनते हुए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे वीडियो फुटेज अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद अगर वो वायरल हो जाए तो ठीक नहीं लगता है, तो थोड़ा सा विशेष रूप से अटेंटिव नज़र आ रहे हैं यहाँ जस्टिस सूर्यकांत। जी हाँ जी, बिल्कुल आज काफ़ी ज़्यादा सतर्क नज़र आ रहे हैं और बार बार चर्चा भी जस्टिस बागची के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बीच में 2-3 बार उन्होंने चर्चा की जब प्रशांत भूषण अपने तर्क रख रहे थे, और प्रशांत भूषण के अपने तर्क रखने के बाद और शोएब आलम जब खड़े हुए उसके बीच में तो काफ़ी देर तक उन्होंने चर्चा जो है दोनों जजों ने आपस में की है। तो इसका मतलब तर्क मजबूत आए हैं राजीव जी, मजबूर होना पड़ रहा है जज साहिबान को भी कि वो पन्ने भी पलट रहे हैं। देखिए जस्टिस सूर्यकांत भी इस समय जो पन्ने पलट रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो तर्क दिए जा रहे हैं, इसका मतलब उन तर्कों की रोशनी में देखा जा रहा है कि ये कानून की कसौटी पर ये तर्क कितने खरे उतरते हैं। बिल्कुल, शायद बिल्कुल, ये देखना चाहते बिल्कुल। हैं। आप जो हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, हम दोनों के बीच में एक जो स्क्रीन चलते हुए जिसमें ऊपर क्या दलीलें पेश की जा रही हैं वो, और उसके नीचे सीधे लाइव वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है। तो स्क्रीन पे आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी बहस चल रही है, वो बहस की सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं विजुअल के ज़रिए, और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ कौन अभी खड़ा है, कौन अपनी दलीलें पेश कर रहा है। ये सारी चीज़ें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची, आप उनको देख रहे हैं, आसंदी पर विराजमान हैं। ये दो जजों की बेंच है और इनके सामने खड़े हैं एडवोकेट शोएब आलम। शोएब आलम अपनी बात रख रहे हैं और उनके पीछे बैठे हुए हैं योगेंद्र यादव। लेकिन आगे की सुनवाई और दलीलों में क्या कुछ कह रहे हैं शोएब आलम, ज़रा अमलिंदु जी। हाँ जी, अभी अपनी बात रख रहे हैं, तो पूरी बात रख लें फिर हम बताते हैं कि क्या इस शोएब आलम कह रहे हैं। अभी उन्होंने यही कहा है कि भाई जो प्रोविज़न आपने जो किया, मतलब जो है 21(3), इसका आप पूरे कानून का उसमें नहीं कर सकते, आपको इसको तारतम्य में देखना होगा। और ये एक इजेक्ट बटन जो है जिसका इस्तेमाल करना चाहता है चुनाव आयोग, तो ये उस इजेक्ट बटन के जरिए बच नहीं सकता चुनाव आयोग, मतलब उसको सारी शक्तियाँ नहीं मिल जाती हैं 21(3) के तहत। और ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर सभी याचिकाकर्ताओं ने अपनी सख्त आपत्तियाँ जो है वो दर्ज कराई हैं राजीव जी। ये देखा जा सकता है कि शोएब आलम इस समय भी अपनी बात रख रहे हैं, मजबूती के साथ अपने तर्क रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के परे जाकर कर रहा है, ये साफ तौर पर समझा सकता है। और ये कह रहे हैं कि भाई जो भी आपने मामले लिए हैं, मतलब चुनाव आयोग जो भी कर रहा है तो उसे संविधान के दायरे के अंदर रहकर ही करना होगा। और उनका ये भी कहना है कि जिस भी चीज़ को विवादित नोटिफिकेशन में आधार बनाया गया है वे पहले से ही तय नियमों में शामिल है। ये उनका शोएब आलम का अभी ये भी कहना है कि भाई जो भी आपने चीज़ को विवादित नोटिफिकेशन में आधार बनाया है वो पहले से ही तय नियमों में शामिल था, तो आपने ये नया नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? आप नए सिरे से इसको करना क्यों चाहते हैं? इसकी शक्तियाँ आपको नहीं है नए सिरे से करने की। आप रिवीजन कर सकते हैं, जो पुरानी है आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, जो कानून पहले से बने हुए हैं उसी कानून के आधार पर आप कर सकते हैं, आप कोई नया कानून नहीं बना सकते हैं। ये सारे तर्क शोएब आलम की तरफ से राजीव जी दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, शोएब आलम की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें ये कि विवादित अधिसूचना में जिन बातों को आधार बनाया गया है वो पहले से ही निर्धारित नियमों में शामिल है। इसलिए अभी जो आपने अधिसूचना जारी की उसमें जिन बातों को आपने आधार बनाया वो पहले से ही निर्धारित नियमों में शामिल है, इसलिए उसको आपको अधिसूचना जारी करने की ज़रूरत नहीं थी, नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात ये कि शोएब आलम यहाँ कह रहे हैं कि 1960 की मौजूदा चुनाव नियमावली में
में उठाई गई हर चिंता का समाधान उसी के तहत किया जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, आप 1960 के नियमावली को देखिए और उसमें उठाई गई हर चिंता का समाधान उसी के तहत किया जा सकता है, ये बात है। और इस हिसाब से आप उस नियमावली का ही सिर्फ पालन कर लें तो बहुत है अच्छी बात होगी, लेकिन आप अपनी ही गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग भटक चुका है, चुनाव आयोग अपनी गाइडलाइन पे ही नहीं है, ये बात यहां कह रहे हैं शोएब आलम। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, यानी जिस ROPA जो है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसके तहत चुनाव आयोग को शक्तियां मिली हैं, आप उसी का पालन नहीं कर रहे हैं। जिस आधार पे आपको शक्तियां मिली हैं आप उसी का पालन नहीं कर रहे हैं, उसी एक्ट का आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अपने दायरे से बाहर जाकर आप गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीके से तर्क है एडवोकेट शोएब आलम का। उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई 1960 का जो इलेक्शन मैनुअल है, जो कि इस समय वर्तमान है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग काम करता है, उसमें कई कंसर्न उठाए गए हैं और जो भी कंसर्न हैं, मतलब जो भी उसमें समस्याएं हैं, उनका जवाब भी उसी मैनुअल में है। तो आपको 1960 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन करना पड़ेगा। उसी के तहत आप एक संवैधानिक संस्था है, आपको जो शक्तियाँ मिली हैं उसी के अनुसार मिली हैं, तो जो शक्तियाँ मिली हैं आप उनका पालन उसी के अनुसार करेंगे। आप उससे बाहर जाकर कोई शक्तियाँ अर्जित नहीं कर सकते। आप संसद की शक्तियों का अपहरण नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का अपहरण नहीं कर सकते। तो आपको जो शक्तियां संविधान ने दी हैं, जो एक्ट ने आपको शक्तियां दी हैं, आपको केवल उन्हीं का पालन करना है और उसी दायरे में रहकर आपको काम करना है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। 1960 में जो नियमावली तैयार की गई, जो गाइडलाइन दिया गया है, उसका ही अगर आप पालन कर लीजिए तो यहाँ फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आगे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं शोएब आलम और लगातार शोएब आलम अपनी बात रख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से शोएब आलम भी हैं, इनकी तरफ इनसे पहले प्रशांत भूषण अपनी बात रख रहे थे। ये और सीधी तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और जो साथी बाद में जुड़े हैं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर चर्चा चल रही है और उस चर्चा में जो दलीलें दी जा रही हैं, इसके इलीगैलिटी के रूप के लिए और असंवैधानिकता के लिए जो दलीलें पेश की जा रही हैं, उन दलीलों पर हम अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और शोएब आलम 1960 का हवाला देते हुए, नियमावली का हवाला देते हुए जो बातें रख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और कह रहे हैं कि इससे एवरी कंसर्न रेज्ड कैन बी रिस्टोर्टेड इन दैट, ये साफ साफ यहाँ पर बताते हुए शोएब आलम। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि 1960 की मौजूदा चुनाव नियमावली में उठाई गई हर चिंता का समाधान उसी के तहत किया जा सकता है। उस नियमावली में यही कहा गया है कि जो भी उठाई गई, जो भी हर चिंता का समाधान उसी के तहत किया जा सकता है, उसी नियमावली के तहत किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं शोएब आलम। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव, शोएब आलम यही बात कह रहे हैं। और फिर से जो है दोनों जजेस जो है राजीव जी, वो काफ़ी मंत्रणा कर रहे हैं, कुछ कागजात जो है वो देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है इन कागजात, मतलब जो तर्क दिए जा रहे हैं, ये देखने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं इस समय दोनों जजेस। और ये देखा जा सकता है कि काफ़ी इस समय अदालत में राजीव जी हलचल देखी जा रही है, मतलब कई वकील जो एक साथ उठकर खड़े हो गए हैं। तो अब ये देखना है कि क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्या ऐसी बात हुई है कि एकदम से सबको उठ के खड़े होना पड़ा है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि दोनों जज साहिबान जो है वो कागज़ों को पलट रहे हैं, पीछे उनके असिस्टेंट्स भी जो हैं वो भी आकर खड़े हो गए हैं। दोनों के असिस्टेंट जो हैं जजेस साहब के कि कुछ समझा रहे हैं या कुछ कागजात दिए गए हैं उनको, उनका अवलोकन दोनों जज जो है कर रहे हैं और कुछ कंसल्ट जो है वो हो रहा है राजीव जी। जी जी, कंसल्टेंसी चल रही है, आपस में बातचीत चल रही है कि आगे होगा क्या क्या करना है। लेकिन दोनों जजेस जो हैं यहाँ अपनी बातें आपस में शेयर करते हुए, साझा करते हुए, लेकिन यहाँ शोएब आलम ने, आप याद कीजिए कि इस मसले पे लगभग, अगर देखा जाए तो लगभग दलीलें पूरी हो चुकी हैं, ये माना जाए, क्योंकि शोएब आलम अपनी बात रख रहे हैं और सब घूम फिर कर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और उसके
बाद फिर 1960 की नियमावली और उसके अलावा धारा 21/3 उसका जिक्र, तो अलग अलग बातें आ रही हैं और उन बातों में क्या नया है ये देखने समझने की कोशिश लगातार हम भी कर रहे हैं। और क्या आगे होगा ये आगे राजीव जी तारीख लगेगी, तारीख पे तारीख, और बेंच ने आज की सुनवाई पूरी कर ली है। 9 दिसंबर जो है वो लग गई है इस पर चर्चा के लिए, क्योंकि 9 दिसंबर को एक अब चलिए 9 दिसंबर तारीख दे दी गई। आज की जो सुनवाई है इसे कंक्लूड कर दिया गया है। आज की सुनवाई कंक्लूड कर दी गई। शोएब आलम अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने अपनी बात पूरी की। इसके बाद अब 9 तारीख फिर से, यानी अगला मंगलवार 9 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 9 तारीख को कितनी सारी चीजें हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में ये सारी सुनवाइयां हैं। उमर खालिद पे भी सुनवाई होनी है 9 तारीख को, SIR पे भी सुनवाई होनी है 9 तारीख को, और उधर संसद में भी सुनवाई होनी है, संसद में भी इसी पे बहस होनी है 9 तारीख को। तो 9 तारीख